नमस्कार दोस्तों, थिंका इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि आईएएस के एथिक्स सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम निर्णय प्रक्रिया में अंतरात्मा के प्रयोग के नियम इस विषय पर चर्चा करेंगे। रूल्स ऑफ यूज़ ऑफ कंसाइंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय प्रक्रिया में अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ करना होता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहाँ कर सकते हैं? विवेकाधीन शक्ति, सोच विचार के लिए, ये सारी चीज़ें अपने विवेक के अनुसार चीज़ों को करने के लिए। कानून, नियम और विनियम में स्पष्टता के अभाव, तो उसमें एक से अधिक व्याख्याएं करनी हो, जैसे कि किसी विषय के बारे में हमें पता है लेकिन अलग अलग टाइप के लोग हैं, कोई धर्म से रिलेटेड है, कोई कानून से रिलेटेड है, कोई सरकार से रिलेटेड है, तो हर एक को एक ही टॉपिक में एक ही व्याख्या के अनुसार ज़रूरी नहीं हम समझा सकें, तो इसलिए हमें अलग अलग तरह की व्याख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। पूर्व उदाहरण की अनुपस्थिति में, अब हमारे पास पहले का कोई उदाहरण है ही नहीं, ऐसा कोई टॉपिक आ गया जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, ऐसी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जीन थेरेपी आ गई। तो जीन थेरेपी में हमें पहले की जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके हमारे पहले के रिज़ल्ट नहीं है, तो या फिर निश्चित कानून, नियम या विनियम का अभाव, जैसे हमने सैरोगेसी के बारे में देखा था, तो एक नया टॉपिक था वो, तो हमारे पास कोई कानून नहीं था उसके लिए, नियम नहीं थे, लेकिन फिर सरकार ने बनाए। तो इस तरह की चीज़ों में कानून, नियम व विनियम की अधिकता, संदेह। अब क्या हो गया कि बहुत सारे कानून हो गए, बहुत सारे नियम हो गए, बहुत सारे रेगुलेशंस हो गए, तो वो भी परेशानी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अंतरात्मा का प्रयोग करना पड़ेगा निर्णय लेने में। संदेहास्पद क्षेत्र की उपस्थिति, अब क्या है कि कोई ऐसी जगह है, जैसे कि कोई एक कॉलोनी है जो राज्य सरकार में भी आती है, केंद्र सरकार में भी आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी आती है, तो वो ज़मीन किसी की नहीं हो रही, वहाँ पे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन किसी के कोई उस पर आधिपत्य नहीं, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा किसी वजह से, क्योंकि वो किसी एक के अंतर्गत नहीं आ रही, तो हर कोई दूसरे पर टाल रहा है चीज़ों को। तो संदेहास्पद स्थिति या संदेहास्पद क्षेत्र की उपस्थिति के क्षेत्र में विरोधी प्रकृति के पूर्व उदाहरण। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेते समय अंतरात्मा के प्रयोग की उपयुक्तता और अंतरात्मा की निश्चितता का स्तर जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। पहले नंबर पर हम देख लेते हैं, जहाँ अधिकारी के पास स्पष्ट रूप से विवेकाधीन शक्ति है, जैसे कि न्यायाधीश के पास अधिकांश मामलों में न्यूनतम व अधिकतम सजाओं की रेंज का प्रावधान होता है। उन्हें चुनना होता है कि इस रेंज के बीच कौन सी स्थिति सटीक होगी। जिले में कोई भी आपदा होने की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट देखना होता है सरकार को, तो जिले में कोई भी आपदा होने की स्थिति में लगभग सारे निर्णय जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही करने होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में अंतरात्मा ही एकमात्र माध्यम रह जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ कोई कानून, नियम या विनियम नहीं है, जैसे साइबर क्राइम, तो परंतु उसमें स्पष्टता का अभाव है। ऐसे मामले जहाँ पर कोई कानून, नियम व विनियम है परंतु उसमें स्पष्टता का अभाव है और तार्किक तरीके से उसकी एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं, ऐसे में सक्षम अधिकारी को अपनी अंतरात्मा से किसी व्याख्या को चुनना होता है। जैसे में शब्द के दोनों अर्थ हैं, बाध्यता मूलक और विकल्प मूलक। जिस समस्या के लिए कोई पूर्व उदाहरण उपलब्ध ना हो और ना ही कोई निश्चित कानून, नियम व विनियम हो, तो अंतरात्मा का प्रयोग किया जा सकता है। कानून, नियम व विनियम संख्या में इतने अधिक हैं कि कोई भी अधिकारी उन सभी को पूरी तरह जानने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए व्यवहार में कई बार अंतरात्मा से ही निर्णय करना पड़ता है, विशेषतः जब तत्काल निर्णय करना आवश्यक हो और उपयुक्त नियम विनियम खोजने में लंबा समय लग जाता हो या लग सकता हो। अंतरात्मा के प्रयोग में सावधानियाँ, हर अधिकारी को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी विवेक क्षमता विकसित करे कि उसकी अंतरात्मा समुचित निर्णयों पर ही पहुँचे, अर्थात नैतिक मूल्यों का यांत्रिक प्रयोग करने की बजाय उनके सार को समझे और उसी के अनुरूप निर्णय करे। अगर एक निश्चित अंतरात्मा है तो उसका प्रयोग करना ही चाहिए। केवल इतना ध्यान रखें कि अगर मामला किसी के जीवन से जुड़ा है या लगभग उतने ही महत्व का दूसरा कोई प्रश्न है, तो एक बार पुनः विचार करें
अथवा किसी योग्य वरिष्ठ या मित्र से सलाह लें। अगर ऐसा अवसर ही नहीं है तो सीधे प्रयोग करें, जैसे आतंकवादियों से जुड़ा मामला। अगर अंतरात्मा का निर्णय संभावना के रूप में हो, जैसे कि पहले कोशिश करनी चाहिए कि अन्य जानकारियाँ जुटाकर अंतरात्मा को निश्चितता के स्तर तक लाएं, विशेषतः तब जब दांव पर कुछ महत्वपूर्ण लगा हुआ हो। अगर अन्य जानकारी का अवसर ही नहीं है तो थोड़ा बहुत खतरा उठाना ही पड़ेगा और प्रोबेबल कंसाइंस को मानना पड़ेगा। अगर अंतरात्मा संशय से युक्त हो तो अगर यह संशय विशेष जानकारी से दूर किया जा सकता है, विंसिबल इग्नोरेंस, तो जानकारियाँ जुटाने तक कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। अगर जानकारियाँ जुटाने में समय लगता है और समस्या आपात हो तो भी संशयपूर्ण अंतरात्मा से निर्णय नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-3 प्रबुद्ध व्यक्तियों से सलाह लेकर निर्णय करना चाहिए। अगर संशय ऐसा है कि उसे सुलझाने के लिए पर्याप्त जानकारियाँ मिल ही नहीं सकती तो केवल अपने भरोसे निर्णय न ले। सामाजिक परंपराएं, अन्य देशों के उदाहरण, संविधान की मूल भावना की समझ, कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों की सलाह जैसे आधारों से पहले संशयपूर्ण मनाही स्थिति को संभाव्यता या निश्चितता की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। अंत में निर्णय के साथ वे वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट करें जिन्होंने आपको इस निर्णय तक पहुंचने में मदद की, ताकि भविष्य में उंगली उठे तो भी सिर्फ आपके निर्णय पर, ना कि आपकी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा पर। निष्कर्ष देख लेते हैं। विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा का फ्रेमवर्क नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में जटिल व प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नैतिक निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं। एक लोक प्रशासक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के अलावा अन्य निर्णयों की नैतिक प्रकृति को भी समझे, जिससे वह समुचित निर्णय ले सके। इस बिंदु पर भी विचार करना जरूरी है कि एक लोक प्रशासक सिविल सर्वेंट के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा के कारण प्रभावी व उचित निर्णय अवश्यंभावी हो जाता है, जिससे नैतिक शासन व सुशासन की अवधारणा को साकार किया जा सके। इसके अतिरिक्त लोक सेवकों के समक्ष हित संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दे भी आ जाना संभव है, जिसके समाधान में इन नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों का प्रयोग करके सामाजिक दायित्व व कर्तव्य निष्ठा का पालन किया जा सकता है। उत्तरदायित्व एवं नैतिक शासन, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि वह अपने कृत्यों का संतोषप्रद व्याख्या कर सके, जैसे कितना धन किस मद में खर्च किया गया और क्यों, कितना धन किस मद में खर्च किया गया और क्यों, किसी विशेष स्थिति में कौन सा निर्णय लिया गया और क्यों इत्यादि। और संतोषप्रद व्याख्या के न होने पर उसे दंड भी दिया जा सकता है। संतोषप्रद व्याख्या में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तार्किकता, यह देखे कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कदम उठाया गया था। यह देखे कि कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया नहीं गया या भेदभाव नहीं किया गया। निर्णय संविधान और कानून से सुसंगत सिद्ध होता है। निर्णय नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता की कसौटियों पर भी खरा उतरता है। उत्तरदायित्व के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। किसी संगठन या सरकार में उत्तरदायित्व के अनेक प्रारूप होते हैं। प्रत्येक लोक सेवक या जनप्रतिनिधि को कई स्तरों पर उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। उत्तरदायित्व के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज उत्तरदायित्व, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, इसका अर्थ है कि अपने से उच्च अधिकारी या संस्था के प्रति उत्तरदायित्व, जैसे कि सचिव, फिर मुख्य सचिव, फिर मंत्री, फिर कार्यपालिका, फिर संसद। क्षैतिज उत्तरदायित्व, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, जहां दो समकक्ष संस्थाएं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व हों, जैसे विधायिका और न्यायपालिका। राजनीतिक बनाम विधिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल वर्सेस लीगल अकाउंटेबिलिटी। राजनीतिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यह सरकार का निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई संसद की विधियों या प्रस्तावों या संकल्पों के अनुरूप होनी चाहिए। विधिक उत्तरदायित्व, लीगल अकाउंटेबिलिटी, यह सरकार की तथा सरकारी कर्मचारियों की संविधान तथा कानूनों के प्रति जवाबदेही है। इसका अर्थ है कि सरकार या सरकारी अधिकारी की कोई भी कार्रवाई संविधान तथा
अन्य संबंधित कानूनों के दायरे के भीतर होनी चाहिए, उनके विरोध में नहीं। सूक्ष्म बनाम बृहत उत्तरदायित्व, माइक्रो वर्सेस मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। सूक्ष्म उत्तरदायित्व, माइक्रो अकाउंटेबिलिटी, यह जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 2 अधिकार मिलने चाहिए: आवाज़ यानी वॉइस, निकास यानी एग्जिट। आवाज़, वॉइस की बात करें, अगर नागरिक सरकार की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वो उसे आवाज़ उठाने या विरोध करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, जिस पर पर्याप्त तथा प्रभावी सुनवाई भी होती हो। इसी को शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। निकास, एग्जिट की बात कर लेते हैं। नागरिक को यह विकल्प भी मिलना चाहिए कि अगर वह सरकार की किसी सेवा से पूर्णतः असंतुष्ट हो चुका है, अर्थात आवाज़ उठाने का मौका था, तो आवाज़ उठाने के बाद भी उसे संतोषप्रद समाधान नहीं मिला, तो वह उस सरकारी सेवा का त्याग कर सके और किसी दूसरे विकल्प को चुन सके। इसका अर्थ है कि सरकार के एकाधिकार से मुक्ति। इसके 2 पक्ष हैं: सीमित या व्यापक निजीकरण, जैसे एमटीएनएल से असंतुष्ट व्यक्ति एयरटेल ले सकता है, एलआईसी से असंतुष्ट व्यक्ति बजाज अलायंस ले सकता है या उसकी ओर जा सकता है। सरकार की ही विभिन्न कंपनियां हों और उनमें अंतरण की सुविधा हो, जैसे भारत गैस, इंडेन और एचपी। बृहत व्यापक उत्तरदायित्व, मैक्रो अकाउंटेबिलिटी, वित्तीय उत्तरदायित्व, एक सटीक लेखांकन व्यवस्था होनी चाहिए। नगद व्यवस्था व खर्चों का नियंत्रण और प्रबंधन होना चाहिए। प्रभावी लेखा परीक्षण होना चाहिए। लेखा परीक्षण के परिणामों का संसद के सामने ऐसी भाषा में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जिसे सदस्य आसानी से समझ सकें। इस बात की व्यवस्था भी लेखा परीक्षण में जिन त्रुटियों का उल्लेख किया जाए उन पर समुचित कार्रवाई अवश्य हो। आर्थिक उत्तरदायित्व, तो इस बात की जांच करना कि देश के कुल संसाधनों का संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अनुपात संतुलित है या नहीं, किसी परियोजना के लिए देश के जितने संसाधन खर्च हुए वह मात्रा न्यायोचित है या नहीं। सामाजिक उत्तरदायित्व, सरकार पिछले वर्षों की तुलना में सामाजिक शांति और सौहार्द को बनाए रखने में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल हुई या नहीं। रूढ़िवाद या कट्टरता जैसी प्रवृत्तियों किस हद तक नियंत्रित हो पाई हैं, ये सारी चीज़ें सामाजिक उत्तरदायित्व में हम देखते हैं। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत संवहनी विकास, कार्बन फुटप्रिंट तथा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं आती हैं। वर्तमान पीढ़ी का यह उत्तरदायित्व है कि वह अगली पीढ़ी को पर्यावरण उसी रूप में सौंपे जिस रूप में उसे प्राप्त हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के विषय में समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व तथा प्रदूषणकर्ताओं को भुगतान करना होगा, पॉल्यूटर मस्ट पे सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार विकसित देशों का उत्तरदायित्व पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रति अधिक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण फैलाने में उनका ऐतिहासिक योगदान अधिक है। कानूनी विधिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रों के कानून नागरिकों पर विधिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संविधाएं विभिन्न राष्ट्रों पर उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं तब तक बाध्यकारी नहीं होती जब तक कि उनका अनुमोदन न कर दिया जाए। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय, मीजर्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सूचना के अधिकार का प्रभावी प्रयोग, नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन चार्टर का प्रभावी व्यवस्था, सूचना तकनीकी का प्रभावी प्रयोग जैसे ई गवर्नेंस इत्यादि, विभिन्न लोक सेवाएं निश्चित समय पर प्राप्त करने का जनता का अधिकार, सीसीटीवी तथा अन्य सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग, केवल सामरिक महत्व के विषय को छोड़कर जहां संभव हो वहां प्रतिस्पर्धा की स्थिति लागू करना, ऐसा निजीकरण द्वारा या सरकार की ही विभिन्न कंपनियों या उद्यमों के प्रति प्रतिस्पर्धा कंपटीशन उत्पन्न करके किया जा सकता है। जिन विभागों का लोक संपर्क काफ़ी ज़्यादा हो, जहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं बड़े पैमाने पर हों, जैसे विकास प्राधिकरण, पुलिस, राजस्व विभाग, उनमें उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए, जिनमें कुछ पत्रकार, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। सभी विभागों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार लोक अदालत जरूर लगाई जाए।
भ्रष्ट अधिकारियों तथा निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हेतु संस्थाएं होनी चाहिए। सतर्कता आयोग, लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जा सकती है। जिन लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था, जैसे चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध या किसी भी सरकारी सेवा से जीवन भर के लिए प्रतिबंध इत्यादि। मीडिया का समुचित प्रयोग। कुछ चैनलों पर किसी विभाग विशेष से संबंधित कार्यक्रम आते हैं जिनमें अधिकारी उस कार्यक्रम के दर्शकों की शिकायतें सुनता है और निश्चित समय में अव्यवस्था दूर करने की बात कहता है। इस तरह के सार्वजनिक आश्वासन से अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। एनजीओ जन सुनवाई के माध्यम से दबाव बना सकते हैं। सभी परियोजनाओं तथा सेवाओं के संबंध में कुछ घोषणाएं सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए, जैसे गुणवत्ता के मानक स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के बाद हम देखेंगे विभिन्न चरणों के पूरा होने की समय सीमाएं। तो एक लिमिट भी होनी चाहिए। किसी त्रुटि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी स्पष्ट सूचना। धन्यवाद।